स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका 85वां वीडियो है। इससे पहले हमने 84 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के एमसीक्यूज हैं उनको हमने सोल्व किया है। लगभग आपके ये 3000 से 4000 क्वेश्चन के आसपास पहले हम कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लगभग 50 एमसीक्यूज हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। अच्छा, पिछले जो वीडियो हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है सबसे पहला वो देखिए, उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट देखिए, कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में जो सामान्य कीमत स्तर है अगर बढ़ता है तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो वास्तविक मजदूरी है वो एक तरह से क्या होगी, घट जाएगी। जो रियल वेज है वो घट जाती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जीवन स्तर निर्धारण के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्धारण है वो किस आधार पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जीवन स्तर का जो निर्धारण है उसके लिए रियल वेज, जो वास्तविक मजदूरी है वो कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद में आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आभासी लगान परिघटना है। क्वाजी रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से अल्पकाल, शॉर्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जिसमें उत्पादन के जो मानव निर्मित साधन है भूमि के अलावा, जैसे कि आपका पूंजी हो गया, श्रम हो गया, तो ये जो उत्पादन के साधन होते हैं, मानव निर्मित उत्पादन के जो साधन होते हैं, इनकी पूर्ति भी अल्पकाल में एक तरह से स्थिर होती हैं और इनके मालिकों को जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था? आभासी लगान। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखिए, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसके संबंध में प्रबुद्ध होता है? ठीक है, लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि उत्पादन का कोई भी साधन हो, उत्पादन के सभी साधनों को लगान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई भी कारक, उत्पादन का कोई भी साधन हो, सभी साधनों को लगान की प्राप्ति हो सकती है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। और लगान का जो रिकार्डो का सिद्धांत था, उन्होंने क्या बताया था कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, लगान किसके लिए किया गया कारक भुगतान है? ठीक है, लगान जो है किसको भुगतान किया जाता है? यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम देखें, उत्पादन का एक साधन है भूमि, तो भूमि को जो उसकी सेवाओं के बदले, भूमि का प्रयोग करने के बदले जो कीमत चुकाई जाती है, जो भुगतान किया जाता है, उसको लगान कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय निवेश व्यय का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? घरेलू प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर खरीदने वाला उद्यमी, ठीक है, इसको हम निवेश व्यय नहीं कह सकते हैं। अंतिम उत्पाद के लिए कच्चा माल खरीदने वाली फर्म, तो कच्चा माल एक तरह से आपका क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती व्यय की श्रेणी में आएगा। फिर पारिवारिक यात्रा के लिए विमान की टिकट खरीदने वाला उद्यमी, ये भी नहीं होगा। और फिर लेखों के सुगम रख रखाव के लिए कंप्यूटर खरीदने वाली फर्म, तो एक फर्म के द्वारा अगर कंप्यूटर खरीदा जाता है तो इनमें से ये निवेश व्यय का उदाहरण होगा, ऑप्शन आपका डी। फिर अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हास। ठीक है, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका है ग्रोस नेशनल
प्रोडक्ट में से अगर हास का मतलब यहाँ पे आपका है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, घिसावट व्यय, तो जीएनपी में से अगर घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, ऑप्शन डी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या शुद्ध की जगह हम निवल शब्द भी यूज कर सकते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, बचतें बढ़ेगी, जो ऋण लिए जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, उत्पादन की लागत बढ़ेगी। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। पूंजी पर वापसी में वृद्धि, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, फर्नीचर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की चादरें किसका उदाहरण है। फर्नीचर बनाने के लिए अगर इस्पात की चादरों का यूज किया जाता है तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स, जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उसकी श्रेणी में सम्मिलित की जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, मध्यवर्ती माल, इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट देखिए, निजी प्रयोज्य आय क्या होती हैं। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम पूछा हुआ है, ठीक है, और डिस्पोजेबल क्या होती हैं कि जो आय हैं उसमें से अगर किसी प्रकार के टैक्स बनते हैं कर, तो करों का भुगतान करने के बाद में जो आय बचती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रयोज्य आय। तो निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद में जो आय प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्लासिकी अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर मुख्यतः जोर देते थे। तो क्लासिकल जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका क्या मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इनमें से मजदूरी दरों में कटौती की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो नकद मजदूरी दर है उसमें कमी करके, उसमें कटौती करके पूर्ण रोजगार का जो स्तर है उसको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सिद्धांत में गुणक, ठीक है, मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस है का रूट अर्थ लिया जाता है। तो गुणक एक तरह से क्या दर्शाता है कि निवेश में परिवर्तन से आय में क्या परिवर्तन होता है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में आय में जो वृद्धि होती है वो प्रारंभिक निवेश के ऊपर निर्भर करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में उस स्थिति में संतुलित, किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पढ़े उसके बाद में हम कह सकते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है जब बचत और निवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत, जिसको हम कह सकते हैं अभिप्रेत निवेश और अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत बराबर होती हैं संतुलन की स्थिति में। नेक्स्ट देखिए, से का बाजार नियम निम्नलिखित में से किसको मानता है। तो से का बाजार नियम क्या बताता है कि पूर्ति अपनी मांग जो है वो स्वयं बनाती है, ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना जे.एम. केन्स, ठीक है, प्रोफेसर किन्स से सबसे अधिक निकट संबंध है। प्रोफेसर किन्स का विचार इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पूंजी की सीमांत क्षमता, ठीक है, जिसको हम प्रभाविकता भी कह सकते हैं, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट देखिए, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो, जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कम है और समग्र पूर्ति क्या है, ज्यादा है, और समग्र पूर्ति अधिक होने पर क्या होगा, अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए,
अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो गरीब अपनी आय जो है उसका अधिकांश भाग उपभोग के ऊपर खर्च कर देते हैं, अपनी आय का थोड़ा सा भाग ही वो बचा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। ठीक है, एजुकेशन हो गई आपकी, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी हो गई हैं, इनको एक तरह से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल है एक तरह से ये। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का या तरलता को त्यागने का पुरस्कार ब्याज है? ये किसने कहा था? प्रोफेसर किन्स ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी अर्थशास्त्री नहीं है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन नहीं है इनमें से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री? तो डेविड रिकार्डो, माल्थस और मिल, ये एक तरह से क्या है? क्लासिकी अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में आते हैं। जे एम किन्स, ठीक है, ये क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न देखिए, निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया था? ठीक है, निवेश का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था में एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण करना या फैक्ट्री या भवन बनाना एक तरह से। तो ये जो परिभाषा है वो किसके साथ में संबंधित है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, किन्स के साथ में ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? ठीक है, प्रकार्य का मतलब किसके ऊपर निर्भर करती है? बचत किसका फलन है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में बचत जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं? ब्याज की दर के ऊपर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना कि बचत जो है, ठीक है, किसका फलन है? ब्याज की दर का। नेक्स्ट है, ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। ठीक है, ब्याज की दर जो होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो यहाँ पे हो सकता है कि ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो आपके तरलता अधिमान के ऊपर निर्भर कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन इसमें सी होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार चेक करना। अगला प्रश्न देखिए, समस्त मांग किसका योग है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये आपका उपभोग और निवेश का जोड़ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब कि बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पे काम उपलब्ध है लेकिन व्यक्ति अगर काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, ठीक है, वो तो हो सकती है, लेकिन काम उपलब्ध है और लोग काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है या स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो देखिए, एक तो होती है आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब क्या हो गया? प्रचलित मजदूरी दर पर काम उपलब्ध होता है लेकिन व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, ऐसी स्थिति पूर्ण रोजगार में हो सकती है। लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब कि प्रचलित मजदूरी दर पर व्यक्ति कार्य करना चाहता है और काम उपलब्ध नहीं होता है, तो इस प्रकार की स्थिति पूर्ण रोजगार में नहीं पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हम कह सकते हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रभावी मांग निर्भर करती है,
इफेक्टिव डिमांड जो होती हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, जो प्रभावी मांग है वो एक तरह से आपके उपभोग और निवेश के ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है। सी और आई एक सरकारी व्यय भी होता है, उसके ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो उपभोग व्यय, निवेश व्यय दोनों को आप जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा? कुल व्यय आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? आय और उपभोग के बीच में संबंध को, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो कंजप्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आय के ऊपर। और इस संबंध को इनमें से हम किसके द्वारा समझा सकते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्स का उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ठीक है, वो क्या बताता है कि आय और उपभोग के बीच के संबंध को, कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ साथ में उपभोग व्यय भी बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट देखिए, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कीमत का जो निर्धारण है वो श्रम के ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन आपका सी। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? यहाँ पे देखिए, स्थिर निवेश की अगर हम बात करें, स्थिर निवेश हो सकता है तो कंपनी अगर अपना जो प्लांट है उसका विस्तार करती है, ये भी स्थिर निवेश व्यय में आ जाएगा। मकान की खरीद के ऊपर जो व्यय किया जाता है, नए मकान के निर्माण के ऊपर, ये भी निवेश व्यय की श्रेणी में आता है। मशीनरी की खरीद पर ये भी आपका स्थिर निवेश में आता है। कारोबारी माल सूची निवेश में जो वृद्धि होती है वो स्थिर निवेश में नहीं आता है, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। फिर भी तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका इसमें? डी। फिर अगला प्रश्न देखिए, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसा कि आपका कृषि क्षेत्र में होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है? ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि होती है, इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन से क्या होता है? विकास में बाधा पड़ती है, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि भी होती है, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। ये सभी बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न देखिए, यदि सभी निवेशों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंध मामला बनता है? उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि होती है तो यह आपका पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है। स्केल में नियत प्रतिफल, ठीक है, स्केल का मतलब यहाँ पे क्या है? पैमाना। नियत का मतलब क्या है? स्थिर। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगला प्रश्न हमारा है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत, ठीक है, ब्याज से संबंधित समय अधिमान सिद्धांत है यहाँ पे। तो समय अधिमान सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो समय अधिमान सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? फिशर ने, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास में नहीं है। यहाँ पे अगर तरलता पसंदगी होता, ठीक है, तो तरलता पसंदगी सिद्धांत होगा, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक सुलाभ, ठीक है, या आंतरिक बचतें हम कह सकते हैं। आंतरिक बचतें क्या होती हैं? इंटरनल इकोनॉमीज इनमें से क्या होती हैं? तो जो आंतरिक बचतें होती हैं वो किसी फर्म विशेष के साथ में संबंधित रखती हैं, जब कोई फर्म क्या करती हैं? अपने उत्पादन का विस्तार करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। फर्म को तब होते हैं जब फर्म क्या करती हैं? उत्पादन का विस्तार करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं।
ठीक है, तो आर्थिक लाभ या आपका जो नेट प्रॉफिट होता है शुद्ध लाभ। ठीक है, ये उनका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। सरप्लस बजट जो है वो कब बनाया जाता है? सरप्लस बजट का मतलब क्या हो गया? सरप्लस बजट, ठीक है, जिसमें आय ज्यादा होती है व्यय की तुलना में, इसको हम क्या कहते हैं? आधिक्य बजट कहते हैं। और इस प्रकार के जो बजट हैं वो कब बनाए जाते हैं? तेजी की स्थिति में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और घाटे का जो बजट है वो बनेगा मंदी के समय। तो यहाँ पे सरप्लस बजट की बात थी। आधिक्य का जो बजट होता है जिसमें सार्वजनिक आय ज्यादा होती है सार्वजनिक व्यय से, तो इसको हम आधिक्य का बजट कहते हैं। इसमें सरकार अपनी कुल आय की तुलना में व्यय कम करती है। और इस प्रकार का बजट कब बन सकता है? जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, तेजी की स्थिति होती है उस समय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? फैक्ट्री में काम करने वाला जो श्रमिक है, कामगार हैं, ये आर्थिक गतिविधि में आएगा। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाला सीआरएफ जवान, ये भी आपका आर्थिक गतिविधि में आएगा। अपने स्वयं के पुत्र को पढ़ाने वाला शिक्षक, इसको हम आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है, शिक्षक पुत्र को पढ़ाता है अपने, तो बदले में उसको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलता है। और एक किसान अगर स्वयं की भूमि को जोतता है, ये भी आर्थिक गतिविधि की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इस दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। अभी हमने पढ़ा था आधिक्य का जो बजट है वो कब बनता है? जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है उस समय। फिर अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है? माध्य, परास, यहाँ पे माध्यिका लिख लीजिए, और फिर आपका हो गया बहुलक। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका? समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। फिर उसके बाद में परास, या जिसको हम विस्तार कहते हैं, रेंज। तीसरा आपका है मीडियन, और फिर आपका है मोड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य जो होता है वो इन सभी में से ज्यादा स्थिर माप होता है। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या हो गया? जब वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वस्तुओं का विनिमय जब वस्तुओं के साथ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय समव्यवहार कहते हैं। ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रेगनर फ्रिश ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे फ्रिश है। नेक्स्ट देखिए, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया? ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, शुम्पेटर होना चाहिए वैसे तो आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? ठीक है, आय बढ़ने के साथ साथ में भोजन के ऊपर जो खर्चा है वो कम हो जाता है। इसको एक तरह से क्या कहा जाता है? एंजिल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी। फिर अगला प्रश्न देखिए, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता के साथ साथ में कोई भी उद्योग अगर स्थापित किया जाएगा तो वो इनमें से किसके ऊपर निर्भर करेगा? पर्यावरण संरक्षण या फिर पेड़ पौधे के ऊपर, जनशक्ति और ऊर्जा के स्रोत, परिवहन एवं जैव ऊर्जा, पानी और निवेश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। निवेश भी हो सकता है, ठीक है, परिवहन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो सही है एक तो ऊर्जा के संसाधन होने चाहिए, और एक आपका जो मानव शक्ति है, जनशक्ति जिसको हम कह सकते हैं। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर आपका इसमें से बी होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो,
ठीक है। औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन उसके बराबर होगा। ठीक है, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बराबर कब होते हैं? जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रगतिशील कर। नेक्स्ट देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो क्या होता है? ठीक है, अगर मांग में कमी आ जाती है तो मांग में कमी आने से क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी, निष्क्रियता भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर अगला देखिए, सार्वजनिक अतिव्यय किस समय किया जाना चाहिए? ठीक है, सरकार अपना जो खर्चा कर रही है, सरकार को ज्यादा खर्चा कब करना चाहिए? जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो, अस्फीति डिफ्लेशन जब हो, उस समय अधिक व्यय करना चाहिए और मुद्रास्फीति के समय कम व्यय करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? पूर्ति पक्ष की अगर हम बात करें तो पूर्ति पक्ष में जो उत्पादक होते हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। और मांग पक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है पश्चबंकन सप्लाई वक्र, मतलब जो श्रम का पूर्ति वक्र होता है वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, किस बाजार से संबंधित है? ठीक है, पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ा होता है, वो श्रम बाजार के साथ में संबंधित होता है। श्रम का पूर्ति वक्र जो होता है वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है।